नमस्कार साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस सेशन में हम लोग कंप्लीट लुसेंट जीके कवर कर रहे हैं, जिसमें हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। इसके पहले हमने हिस्ट्री का कंप्लीट प्लेलिस्ट भी बना दिया हुआ है, तो अगर आप हिस्ट्री का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको भी खाली टाइम में ज़रूर देखिएगा। तो अभी फिलहाल हम लोग बात करने वाले हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी में पवन के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हमने जो भी लेक्चर बनाया है उसको भी ज़रूर देखिएगा, अगर आपने नहीं देखा है तो। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ज़रूर, क्योंकि वीडियो के बीच-बीच में आपको अच्छे-अच्छे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताते रहते हैं, जिससे आपके एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होने वाला है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, यहाँ से पवन के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पवन को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? वाइंड। क्या बोलते हैं? वाइंड बोलते हैं। तो पहले हम लोग इसके डेफिनेशन को समझते हैं कि आखिर पवन क्या होता है? तो देखिए क्या होता है कि पृथ्वी का जो धरातल है, धरातल पर जो वायु दाब है, उसमें क्षैतिज विषमताएँ होती है, ठीक है? तो क्या होती है? क्षैतिज विषमताओं के कारण क्या होता है कि हवा जो होता है हमेशा हाई एयर प्रेशर क्षेत्र से क्या होता है, लो एयर यानी कि निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर बहती है। कभी भी हवा की बात कर ले, हीट भी होता है, तो ज़्यादा जो चीज़ हीट है, अगर उसमें बिना हीट वाली चीज़ को जब टच कराएंगे तो हाई से लो के तरफ वो मूव करता है। इसी तरह हवा भी है, जिधर पे एयर प्रेशर कम होगा तो उसको क्या करेगी, हाई एयर प्रेशर की तरफ से हवा बह के उसकी तरफ जाती है। तो ये जो हवा है वो बहती हुई जो होती है, गतिशील हवा होती है, उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, पवन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, तो पवन कहते हैं। तो पवन का डेफिनेशन समझ में आ गया कि जब क्या होती है कि क्षैतिज विषमताओं के कारण जो उच्च वायुदाब क्षेत्र है वहां से हवा निम्न वायुदाब क्षेत्र है उसके तरफ बहती है, और ये जो गतिशील हवा है जो बह के जा रही होती है वही पवन कहलाती है। तो पवन का डेफिनेशन आपको क्लियर हो गया। हम बात करते हैं आगे। तो दिया गया कि ऊर्ध्वाधर दिशा, ठीक है, ऊर्ध्वाधर दिशा में जो गतिशील हवा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एयर करेंट यानी कि वायु धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? एयर करेंट कहते हैं, यानी कि वायु धारा कहते हैं। किसको वायु धारा कहते हैं? तो जो उधर दिशा में जो गतिशील हवा है उसको ही हम लोग एयर करेंट कहते हैं। यदि पृथ्वी स्थिर होती, ठीक है, यदि पृथ्वी स्थिर होती है और उसका धरातल समतल होता है तो पवन उच्च वायु दाब वाले क्षेत्र से सीधे निम्न वायु वाले दाब क्षेत्र की ओर समदाब रेखाओं पर समकोण बनाती हुई चलती। तो यहाँ पे कहा क्या रहा है कि अगर पृथ्वी अस्थिर होती है, यानी कि पृथ्वी तो अस्थिर है नहीं, पृथ्वी चलती रहती है, अपनी जगह पे घूमती है, या फिर रोटेशन रिवोल्यूशन दोनों कर रही होती है। यहाँ पे करें कि अगर स्थिर होती तो उस पे क्या होता है कि जब स्थिर होती और उसका धरातल समतल होता यानी कि बराबर होता, तो जो पवन है यानी कि जो गतिशील हवा है वो क्या होता, उच्च वायु दाब वाले क्षेत्र से सीधे निम्न वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर समदाब रेखाओं पर, जो समदाब रेखा है उस पर क्या होता है, समकोण बनाता, ठीक है। समकोण क्या क्या होता है, तो जो 90 डिग्री बनाता है उसको ही हम लोग समकोण बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो राइट एंगल ट्रायंगल बनाता है उसको क्या बोलते हैं, समकोण। तो ये समकोण बनाता है। परंतु वास्तविक स्थिति यह है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन कर रही है और उसका धरातल समतल नहीं है। लेकिन रियलिटी क्या है कि जो हमारा पृथ्वी है वो तो ना ही अस्थिर है और ना ही उसका धरातल समतल है, यानी कि दोनों ही नहीं है। अतः पवन कई कारणों के प्रभावाधीन, ठीक है, प्रभावाधीन क्या करती है, अपनी दिशा में परिवर्तन करती हुई चलती है। तो अलग अलग रीजन है, ठीक है, इन कारणों से क्या होता है, अलग अलग जो फैक्टर है इन वजह से जो पवन है, जो वाइंड है वो क्या करती है, परिवर्तन होती हुई चलती है। ये कारण है दाब प्रवणता बल, कोरियोलिस प्रभाव, अभिकेंद्रीय त्वरण एवं भूघर्षण। तो ये अलग अलग कारण है जो कि यहाँ पे मेंशन किया गया है। कौन कौन सा दिया गया है, तो पहले है दाब प्रवणता बल, ठीक है, दाब प्रवणता बल हो गया, कोरियोलिस प्रभाव हो गया, अभिकेंद्रीय त्वरण और भूघर्षण, ठीक है, भूघर्षण। तो ये सारी वजह है, ये फिजिकल फिनोमेना है जिसकी वजह से क्या होती है कि दिशा में परिवर्तन करती हुई पवन चलती है। हम लोग तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे कोरियोलिस फोर्स के बारे में बात कर लेते हैं। जो कोरियोलिस प्रभाव है, इफेक्ट है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। कोरियोलिस इफेक्ट के बारे में अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर ये क्या है, तो इसको समझना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे तो कोरियोलिस इफेक्ट के बारे में चलिए हम लोग जानते हैं। तो कोरियोलिस इफेक्ट की अगर हम बात करें तो दिया गया है कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण, जो पृथ्वी होता है उसके घूर्णन के कारण क्या होते हैं, पवनें अपनी मूल दिशा में विपेक्षित हो जाती है। तो जो उसकी मूल दिशा है उसमें वो विपेक्षित हो जाती है, और इसे कोरियोलिस बल कहते हैं। तो उसको ही क्या कहा जाता है, कोरियोलिस फोर्स कहा जाता है। तो जो पृथ्वी है घूर्णन कर रही है, जिस वजह से क्या होता है कि जो पवन की दिशा होती है, जो उसकी मूल दिशा होती है उसमें वो विपेक्षित हो जाती है, और उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोरियोलिस फोर्स कहते हैं। इसका नाम फ्रांसीसी वैज्ञानिक के नाम पर पड़ा, जिसने सबसे पहले इस बल के प्रभाव का वर्णन 1835 ईस्वी में किया। तो ये किसके नाम पर पड़ा, तो ये पड़ा एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक था जिसके नाम पर इसका नाम पड़ा, और उसने सबसे पहले क्या की कि इस बल के बारे में विवरण किया। कब किया था, तो 1835 यानी कि 1835 ईस्वी में किया था। इस बल के प्रवाधीन
उत्तरी गोलार्ध में पवनें दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर मुड़ जाती है। तो जो पवन है वो क्या होती है कि जो उत्तरी गोलार्ध है यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उधर क्या होता है कि जो पवन है, ठीक है, जो पवन चल रही होती है वो दाहिनी ओर घूम जाती है, ठीक है, और दक्षिणी गोलार्ध में वो बाईं ओर मुड़ जाती है। किसकी वजह से? तो कोरियोलिस फोर्स की वजह से। इस विपेक्ष की फरेले नाम, ठीक है, इस विपेक्ष को फरेले नामक वैज्ञानिक ने सिद्ध किया था। किसने इसको सिद्ध किया था? तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम फरेले था, उन्होंने इसको सिद्ध किया था। अतः इसे फेरेल का नियम यानी कि फारेल्स लॉ कहते हैं, ठीक है, फेरेल का नियम यानी कि फारेल्स लॉ कहते हैं। इसे वाइज बैलेट नियम द्वारा भी समझा जा सकता है। तो जो वाइज बैलेट नियम है इसके द्वारा भी इसे समझा जा सकता है। तो इसके समझ में आ गया फारेल्स लॉ क्या होता है। तो जो मतलब पवन होती है वो क्या होती है, कोरियोलिस फोर्स के इफेक्ट के हिसाब से क्या होती है कि उत्तरी गोलार्ध जो होता है उसमें दाहिनी की तरफ दाहिनी ओर घूम जाती है, और दक्षिणी गोलार्ध में बाई ओर घूम जाती है। किसकी वजह से? कोरियोलिस फोर्स की वजह से, ठीक है। और इसको किसने दिया था? तो एक वैज्ञानिक जिसका नाम फेरेल था, उन्होंने ही इस चीज़ को सिद्ध किया था, और इसलिए इसे फेरेल्स लॉ भी कहा जाता है, और इसे वाइज बेलेट नियम द्वारा भी समझा जा सकता है। इस नियम के अनुसार यदि कोई व्यक्ति उत्तरी गोलार्ध में पवन की ओर पीठ करके खड़ा हो, ठीक है, तो सीधे सीधे समझिए कि कोई व्यक्ति है जो क्या है, उत्तरी गोलार्ध में खड़ा है, ठीक है, किसके तरफ? तो जो पवन है उसके तरफ पीठ करके खड़ा है, तो उच्च दाब उसकी दाईं ओर तथा निम्न दाब उसके बाईं ओर होगा। तो इसमें क्या होगा कि उच्च दाब किधर होगा? उसके दाहिने तरफ होगा, ठीक है, उच्च दाब उसके दाहिने तरफ होगा, और निम्न दाब क्या होगा? उसके बाईं तरफ होगा। तो दाहिने और बाएं समझ में आ गया। दक्षिणी कब? जब जब वो पवन की ओर पीठ करके खड़ा होगा, यानी कि हम ऐसे खड़ा है तो हमारे पीठ की तरफ से पवन आ रहा है, तो हमारे दाएं तरफ क्या होगा? उच्च दाब, ठीक है, दाएं तरफ क्या होगा? उच्च दाब होगा, और निम्न दाब किधर होगा? तो हमारे बाएं तरफ होगा। ये हमारा बायां हाथ है, ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझना है। दक्षिणी गोलार्ध में स्थिति इसके ठीक विपरीत होगी। वही दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा? इसके ठीक विपरीत सब चीज़ होगा, यानी कि उल्टा होगा अगर हम खड़े होंगे तो, ठीक है। कोरियोलिस बल प्रभाव विषुवत रेखा पर शून्य होता है। अब कोरियोलिस के बारे में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि विषुवत रेखा पर ये क्या होता है? शून्य होता है, ठीक है। तो जो विषुवत रेखा होता है वहाँ पर ये क्या होता है? शून्य होता है। कोरियोलिस फोर्स क्या होता है? विषुवत रेखा पे पूरा शून्य होता है, जीरो के बराबर होता है। अर्थात विषुवत रेखा पर पवनों की दिशा में कोई विपेक्ष नहीं होता, ठीक है। तो इसके अर्थात क्या होता है कि विषुवत रेखा पर पवनों की दिशा में कोई विपेक्ष नहीं होता। इस बल का अधिकतम प्रभाव ध्रुवों पर होता है, और ये जो बल है इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाव कहाँ पे होता है? तो ध्रुव पर होता है। अर्थात ध्रुवों पर पवनों की दिशा में अधिकतम विपेक्ष होता है। तो इसका अर्थात क्या हुआ कि जो ध्रुव होता है वहाँ पर पवनों की जो दिशा होता है उसमें अधिक विक्षेप होता है, ठीक है। तो पवनों की दिशा में क्या होता है? बहुत अधिक विक्षेप होता है। ये चीज़ समझ में आ गया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो पवन के कुछ प्रकार भी होते हैं। तो पवन के निम्न प्रकार होते हैं। एक होता है प्रचलित पवन, दूसरा होता है मौसमी पवन, तीसरा होता है स्थानीय पवन। तो ये पवन के कुछ प्रकार हैं, निम्न प्रकार हैं। तो इनके बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। प्रचलित पवन, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? मौसमी पवन और स्थानीय पवन। तो इन तीनों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो ज़रूर से लाइक कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, क्योंकि इस पे काफ़ी चीज़ें हम लोग लेके आने वाले हैं, ठीक है। अभी बहुत सारी चीज़ें इस चैनल पे आने वाला है करके, आपके लिए सरप्राइज रहेगा। चैनल को फॉलो और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए हम लोग प्रचलित पवन के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्रचलित पवन की अगर हम बात करें तो पृथ्वी के विस्तृत क्षेत्र पर एक ही दिशा में वर्ष भर चलने वाली पवन को प्रचलित पवन या अस्थायी पवन कहते हैं। तो जो पृथ्वी का जो क्षेत्र जो विस्तरित है, ठीक है, उसमें एक ही दिशा में पूरे साल जो पवन चल रही होती है उसको ही क्या कहा जाता है? प्रचलित पवन। यानी कि पूरे वर्ष जो पवन है एक ही दिशा में चल रही हुई तो उसको अस्थायी बोल देंगे। यानी कि आप एक ही जगह पर जहाँ रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? स्थायी पता, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? परमानेंट एड्रेस। तो अस्थायी पता, तो उसी तरह ये क्या हो जाएगा? स्थायी पवन उसको कहते हैं। स्थायी पवन ने एक वायु भार कटिबंध से दूसरे वायु भार कटिबंध की ओर नियमित रूप से चला करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो वायु भार कटिबंध है, एक वायु भार कटिबंध से क्या होती है? दूसरे वायु भार कटिबंध की तरफ कंटिन्यू नियमित रूप से रेगुलर चलते रहता है। इसका उदाहरण है पछुआ, ठीक है। पछुआ पवन हो गया, व्यापारिक पवन और ध्रुवीय पवन। तो यहाँ इसके 3 एग्जाम्पल दिए गए हैं। कौन कौन से? पछुआ पवन, ठीक है, कौन कौन सा दिया गया है? पछुआ पवन दिया गया है, पछुआ पवन, व्यापारिक पवन और ध्रुवीय पवन, ये इसका एग्जाम्पल दिया गया। तो अब आपको ये भी जानना है कि पछुआ पवन होता क्या है। तो चलिए इसको भी हम लोग जान लेते हैं कि पछुआ पवन होता क्या है। तो पछुआ पवन की अगर हम बात करें
तो पछुआ पवन की अगर हम बात करें तो पछुआ पवन के बारे में दिया गया है यहाँ पे कि दोनों गोलार्धों में, ठीक है, दोनों गोलार्ध कौन कौन सा, उत्तरी और दक्षिणी, ठीक है, दोनों गोलार्धों में उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंधों से उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंध की ओर चलने वाली जो अस्थायी हवा है उसी इसकी जो पश्चिम दिशा के कारण पछुआ पवन कहा जाता है। तो इसको पहले समझिए ध्यान से। जो दोनों गोलार्ध है उसमें क्या होता है कि जो उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध है उससे क्या होता है कि उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंध की ओर चलने वाली जो अस्थायी हवा होती है इसकी पश्चिम दिशा के कारण, ठीक है, उसके पश्चिम दिशा के कारण पछुआ पवन कहा जाता है। और पछुआ पवन का सर्वश्रेष्ठ विकास 40 डिग्री से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा इसका विकास कहाँ होता है, जो 40 डिग्री से 65 डिग्री के बीच में जो दक्षिणी अक्षांश है उसके बीच में होता है, ठीक है। और यहाँ के इन अक्षांशों को गरजता चालीसा, प्रचंड पचासा तथा चिकता साठा कहा जाता है। तो ये सारे अलग अलग इसके नाम भी हैं। तो इन अक्षांशों का क्या कहा जाता है, गरजता चालीसा, ठीक है, प्रचंड पलासा, ठीक है, पचासा, गरजता चालीसा हो गया, प्रचंड पचासा हो गया और चिकता साठा कहा जाता है। यहाँ पे 40 50 60 समझ में आ गया। तो इनको अलग अलग नाम दिया गया है। ये सभी नाम नाविकों के दिए हुए हैं, यानी कि जो भी नाविक हैं उन लोगों ने ये सारा नाम दिया है, ठीक है। तो ये नाम भी आपको पता चल गया है कि कौन कौन सा नाम दिया गया है और किसने दिया है, तो नाविक ने दिया है। अब हम बात करेंगे व्यापारिक पवन के बारे में, ठीक है। व्यापारिक पवन क्या है, तो लगभग 30 डिग्री उत्तरी, ठीक है, 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के क्षेत्रों या उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंधों से भूमध्य रेखीय जो निम्न वायुदाब कटिबंध की ओर जो दोनों गोलार्धों में वर्ष भर निरंतर प्रवाहित होने वाले पवन को व्यापारिक पवन कहा जाता है। तो व्यापारिक पवन क्या हो गया कि लगभग क्या होता है कि 30 डिग्री उत्तरी और जो दक्षिणी अक्षांश है उसके क्षेत्र की या फिर उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंधों से जो भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब कटिबंध है, ठीक है, जो निम्न वायुदाब कटिबंध है उसकी ओर जो दोनों गोलार्धों में पूरे वर्ष भर लगातार जो प्रभावित होने वाली पवन है उसको ही तो व्यापारिक पवन कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, उसको ही व्यापारिक पवन कहा जाता है। तो व्यापारिक पवन समझ में आ गया किसे कहा जाता है। कोरियोलिस बल और फेरल के नियम के कारण उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर विपेक्षित हो जाता है। तो ये भी आपको हमने शुरू में ही बताया कि क्या होता है कि कोरियोलिस बल के द्वारा जो फोर्स है और फेरल के नियम के कारण क्या होता है कि उत्तरी गोलार्ध में ये दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विपेक्षित हो जाती है। ये चीज़ आपको समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे ध्रुवीय पवन के बारे में। क्या है, इसी का एक ध्रुवीय पवन रह गया जिसको हम लोग अब बात करने वाले हैं। तो ध्रुवीय पवन के बारे में चलिए हम लोग बात करते हैं। ये है ध्रुवीय पवन। तो ध्रुवीय पवन की अगर हम बात करें तो इसके बारे में अगर हम देखें तो दिया गया है कि ध्रुवीय उच्च वायुदाब की जो पेटियां है उससे उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटियों की ओर प्रभावित जो पवन को ध्रुवीय पवन के नाम से जाना जाता है। तो जो पवन क्या होता है कि ध्रुवीय जो उच्च वायुदाब की पेटी से क्या होता है, उप ध्रुवीय जो निम्न वायुदाब की पेटियां हैं उसके तरफ जो पवन प्रभावित होती है उसको ही तो क्या कहा जाता है, ध्रुवीय पवन के नाम से जाना जाता है। उसको क्या कहा जाता है, उसको ही ध्रुवीय पवन के नाम से जाना जाता है। तो समझ में आ गया ध्रुवीय पवन क्या होगा। उत्तरी गोलार्ध में इसकी दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर। तो इसका दिशा भी समझ में आ गया। उत्तरी दिशा में, उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, इसकी दिशा, ठीक है, इसकी दिशा क्या होगा, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ, ठीक है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर और दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर होता है। अब हम लोग पवन का ये पहला पार्ट हमने समझ लिया, उसके भी अलग अलग थे, ठीक, अलग अलग पवन का टाइप था। हम बात करेंगे दूसरा मौसमी पवन, ठीक है, पवन में ही हम लोग क्या बात करने वाले हैं, मौसमी पवन के बारे में बात करेंगे। जो दूसरा पार्ट है मौसमी पवन के बारे में, चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो मौसम, ठीक है, मौसम या समय के परिवर्तन के साथ जिन पवनों की दिशा बदल जाती है उन्हें मौसमी पवन कहा जाता है। तो मौसम के हिसाब से जो पवन है उसकी दिशा बदल जाती है, उसको ही मौसमी पवन कहा जाता है। जैसे मानसून पवन, ठीक है, तो मानसून में क्या होता है कि दिशा बदल जाता है, स्थल समीर तथा समुद्री समीर, ठीक है, स्थल समीर और समुद्री, सी ब्रिज और लैंड ब्रिज के बारे में आपने सुना होगा। तो सी ब्रिज क्या होता है, सी ब्रिज और लैंड ब्रिज, इसमें हवाएं चलती है समुद्र से जमीन की तरफ, जमीन से समुद्र की तरफ। तो ये क्या हुआ, मौसमी पवन का ये सब एग्जाम्पल है। अगला अगर हम देखें तो नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया गया है, तो नेक्स्ट दिया गया है स्थानीय पवन, प्रमुख गर्म स्थानीय पवन, ठीक है। तो स्थानीय पवन में जो प्रमुख गर्म स्थानीय पवन है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहला है इसमें चीनुक, क्या है, चीनुक।
तो चीनों के बारे में चलिए हम बात करते हैं। तो चीनों की अगर हम बात करें तो दिया गया है, यह संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में रॉकी पर्वत श्रेणी के पूर्वी ढाल के साथ चलने वाले गर्म या शुष्क पवन है। तो जब भी आपसे पूछा जाए चिनूक के बारे में, तो यहाँ आपको 2 चीज़ें याद रखना है। पहला तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में है, ठीक है? और ये क्या होता है कि वहाँ पे ये उठने वाली हवाएँ हैं, ठीक है? और रॉकी पर्वत श्रेणी के जो पूर्वी ढाल के साथ चलने वाली ये एक प्रकार का गर्म या कहें तो शुष्क, गर्म और शुष्क दोनों ही हैं, सूखा भी है और हॉट भी है। तो ये एक पवन है, ठीक है? यह पवन रॉकी पर्वत के पूर्व के पशुपालकों के लिए बड़ा ही लाभदायक है। तो जो भी रॉकी पर्वत है उसके पूरब में जो भी पशुपालक हैं उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है, हेल्पफुल है, क्योंकि शीतकाल की अधिकांश अवधि में तो जो शीतकाल होता है उसके अधिकांश समय में यह बर्फ़ को पिघलाकर चारागाहों को बर्फ़ से मुक्त रखता है। तो जब ये गर्म हवाएं जब चलती है तो जो शीतकाल का समय आता है तो बर्फ़ जो जमता है उसको जमने नहीं देता, उसको पिघला देता है, और जो चारागाह है उसको क्या होता है कि बर्फ़ से मुक्त रखता है। तो इससे क्या होगा कि जो भी पशुपालक हैं, तो पशुओं के लिए चारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए ये क्या है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। चिनूक के बारे में हमने पढ़ लिया। अब अगला है क्या? तो अगला हमारे पास है फ़ोन, ठीक है? क्या है? फ़ोन। आइए अब हम फ़ोन के बारे में बात करेंगे। फ़ोन की अगर हम बात करें, तो फ़ोन के बारे में चलिए देखते हैं। तो दिया गया कि आल्प्स पर्वत, ठीक है? यह जो है आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल से नीचे उतरने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। ये एक ऐसा हवा है जो आल्प्स पर्वत है, उसके उत्तरी ढाल से नीचे उतरने वाली गर्म और शुष्क हवा है। इसका सर्वाधिक प्रभाव स्विट्ज़रलैंड में होता है। तो इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव कहाँ पे होता है? तो स्विट्ज़रलैंड लैंड में होता है, ठीक है? इसके प्रभाव से बर्फ़ पिघल जाती है। इसके प्रभाव से जो भी बर्फ़ है वो पिघल जाती है और पशुचारकों के लिए चारागाह मिल जाता है, और इससे होता ये है कि जो भी पशुपालक हैं उनके को इससे चारागाह मिल जाती है। इसके प्रभाव से अंगूर जल्दी पक जाते हैं, और जो फ़ॉन है, ठीक है? तो जो आपसे पूछा जा सकता है कि फ़ॉन के कारण क्या होता है? तो अंगूर जल्दी पक जाते हैं। अंगूर जल्दी पकने में किसका हाथ, कौन से हवा का ज़्यादा हाथ है? तो बोलिएगा फ़ॉन, ठीक है? फ़ॉन की वजह से क्या होता है कि अंगूर जल्दी पक जाते हैं, ठीक है? और इसका सबसे जो फ़ॉन है इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव कहाँ होता है? तो स्विट्ज़रलैंड में होता है। फ़ॉन के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हरमट्टन। क्या है? हरमट्टन। तो हरमट्टन की बात कर लेते हैं। तो हरमट्टन की अगर हम बात देखें करें तो दिया गया है यहाँ पे कि यह सहारा रेगिस्तान से उत्तर पूर्व दिशा में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। तो हरमट्टन क्या है? कि जो सहारा जो रेगिस्तान है उससे ये क्या होता है कि उत्तर पूर्व दिशा में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। यह पवन सहारा से गिनी तट की ओर बहती है, और ये जो पवन है जिसका नाम है हरमट्टन, ये क्या होता है कि सहारा से गिनी तट की ओर बहती है। किधर बहती है? तो सहारा से गिनी तट की ओर बहती है। गिनी तट पर इसे डॉक्टर हवा कहा जाता है। तो गिनी तट पर किसे डॉक्टर हवा कहा जाता है? तो हरमट्टन, ठीक है? हरमट्टन जो हवा है उसको क्या कहा जाता है? डॉक्टर हवा कहा जाता है। कहाँ पे? तो गिनी तट पर कहा जाता है। अगला अगर देखें तो दिया गया है, अगला यहाँ पे क्या दिया गया है? तो दिया गया है सिरोको, ठीक है? सिरोको, सिरोको की अगर हम बात करें तो चलिए सिरोको के बारे में बात कर लेते हैं। यह सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर बहने वाली गर्म हवा है। जो सिरोको है वो क्या है? सहारा मरुस्थल जो है वहाँ से भूमध्य सागर की ओर बहने वाली कैसी हवा है? तो गर्म हवा है, ठीक है? ये कैसी हवा है? तो गर्म हवा है। जब यह भूमध्य सागर पार करती है, ये क्या करती है? जब भूमध्य सागर को पार करती है तो आर्द्र हो जाती है। क्या होती है? आर्द्र हो जाती है और इटली पहुंच जाती है। उसके बाद ये आर्द्र होकर इटली पहुंच जाती है। इसके अन्य स्थानीय नाम भी हैं, इसके अलग अलग स्थानीय नाम है जिसको चलिए हम लोग जानते हैं। तो पहला हो गया खमसीन, जो कि मिस्र में बोला जाता है। गिबली, अभी गिबली आर्ट, हाँ, गिबली से आपने देखा था ये किस तरीके से चैट जीपीटी पर, ग्रॉक पर गिबली आर्ट फेमस हुआ था, जिसमें लोग काफ़ी ज़्यादा फोटोज अपना बना रहे थे। तो ये गिबली वहाँ से याद रखिएगा, ठीक है? तो गिबली लीबिया में है, ठीक है? इसका एक नाम भी, जो इसका स्थानीय नाम गिबली दिया गया है, लीबिया में दिया गया है, चिली, ठीक है? इसका तो सिरोको का चिली भी नाम है। कहाँ पे? ट्यूनीशिया में है। लेस्ट की बात करें तो मेड्रिया में है, सिरोको इटली में, और लेबेक स्पेन में, ठीक है? तो ये सारे अलग अलग इसके स्थानीय नाम दिए गए हैं। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गया। अब एक बार देख लेते हैं गाइस कि सेशन कितना देर का हो गया, उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं कि क्या कंटिन्यू करना है या नहीं। तो ऑलरेडी हमारा सेशन लगभग 20 मिनट का हो चुका है दोस्तों। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको यहीं पे रोक देते हैं, ठीक है? पहले यहाँ पे आ जाते हैं, इसको देख लेते हैं कि कितना देर। तो हम लोग यहीं पे इसको रोक देते हैं, ठीक है? जो ये जो सीमूम है, ठीक है? जो सीमूम है, यहाँ से हम लोग नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट सेशन में यहाँ से हम लोग कवर करेंगे।
तो सिमूम, ब्लैक रोल और ये सब जो भी चीज़ें आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इसको हम लोग आने वाले सेशन में कवर करेंगे। तो यहाँ तक वीडियो कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा, और पीछे का जो भी वीडियो छूटा हुआ है उसको धीरे-धीरे कवर भी करिए, क्योंकि एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, तो इसके लिए आपको तैयार खुद रहना होगा। ठीक है गाइज़, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।